जैन टू एनडी एस्पिरेंट्स। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि एनडी अभिलाषा ने आपका बलिदान बैच स्टार्ट कर दिया है और उसमें आपके मैथ्स के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं। तो मैथ्स तो स्टार्ट हो चुका था, तो बच्चे कई बार ये कह रहे थे कि सर जीएटी कब स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जीएटी भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इंग्लिश में आपका नाउन, प्रोनाउन और पार्ट ऑफ स्पीच, इनकी लेक्चर्स क्या है अपलोड हो चुके हैं। पहले तो मुझे ये बता दो, मेक श्योर करो कि मेरी वॉइस और ऑडियो क्लियर है, आपको क्लियर है। चलो तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपके ये लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को भी देखें, क्योंकि अगर आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चे, तो बीच में करने से कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ग्रामर करना है तो शुरू से स्टार्ट करो, वरना ग्रामर को करो ही मत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी सीरीज में हमने क्या टारगेट रखा है कि 450 प्लस आनी चाहिए भाई आपके, क्लियर है। और वो टारगेट भी कंप्लीट होगा आपका, ठीक है, अगर आप अच्छे से उसको मतलब सीरियसली लेके चलते हो इन चीज़ों को। तो आज हम प्रोनाउन, नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच को करने के बाद इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं भाई आज एडजेक्टिव को, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, कोशिश करेंगे कि आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई एडजेक्टिव्स को। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अभी जैसे मान के चलो, जैसे मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था, तो नाउन के लिए मैंने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर वर्ड बोला था, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन के लिए बोला जाता है बच्चे रिप्लेसिंग वर्ड। एंड इसी के टाइम पे, मतलब इसी टाइप में आपको एडजेक्टिव के लिए बोला जाता है बच्चे आपका क्वालिटी वर्ड। मतलब आप या फिर ये कह सकते हो कि जो आपकी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इसको बोला जाता है बच्चे क्वालिटी वर्ड, ठीक है ना। क्वालिटी वर्ड मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बताता है, क्लियर है। तो दोज वर्ड्स विच गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन ओनली, मतलब नाउन और प्रोनाउन के लिए ही ये वर्ड आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्लियर है भाई। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, वो वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। हिंदी में शायद मेरे ख्याल से इसको विशेषण बोला जाता है। जैसे मैंने यहां पर बोला राम इज अ गुड बॉय, क्लियर है। तो यहां पर जब मैंने यहां पर बोला है, तो मुझे एक बात बताओ, गुड यहां पर किसका काम करेगा, गुड है मतलब अच्छा है। राम एक लड़का है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन कैसा लड़का है सर, वो अच्छा लड़का है। तो यहां पर बॉय की क्या नाम है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसने दी है, गुड ने दी है। तो बॉय एक तरीके का नाउन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो गुड होगा वो बिहेव लाइक एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बोला ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण मतलब पर्टिकुलर एक बिल्कुल हिंदी वर्ड बोल रहा हूं, क्लियर है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को। देखो अगर मैं बात करूं कोर ऑफ द एडजेक्टिव, वो पर्टिकुलर यही है स्लाइड आपकी कोर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर मैं क्रक्स बोलूं आपके एडजेक्टिव का, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। चलो तो अगर मैं बात करता हूं एडजेक्टिव की, तो ये तीन तरीके का होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका वर्ब होता है, वर्ब की अगर मैं फॉर्म्स पूछूं आपसे कि आपके कितने फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, तो या फिर मैं ये कहूं कि आपकी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, तो बच्चा कई बार ये जवाब देता है कि सर ये तीन टाइप की वर्ब होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि वर्ब की आपकी पांच तरीके की फॉर्म होती हैं, क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये पांच फॉर्म की वर्ब कैसे क्या होती हैं, ये डिस्कस करेंगे अपन वर्ब में। तो उसी की तरीके से आपके एडजेक्टिव में क्या होती हैं बच्चे, डिग्रीज होती हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है बच्चे सुपरलेटिव डिग्री। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अब ध्यान में समझना, पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन आता है, नॉर्मल से जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो आते हैं, जैसे गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया। कंपैरेटिव में मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, क्लियर है। जैसे अगर कंपैरिजन मुझे करना है, तो अपने आप में तो मैं कंपैरिजन करूंगा नहीं, तो मुझे दो बॉडी चाहिए, फिर दो पर्सनैलिटी चाहिए, जिसकी वजह से मैं इनका कंपैरिजन कर सकूं। तो गुड का क्या बन जाता है बच्चे, बेटर बन जाता है। ब्यूटीफुल का क्या बन जाता है, मोर ब्यूटीफुल बन जाता है। टॉल का क्या बन जाता है, टॉलर। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो लोगों को प्रेजेंट होना वहां पर जरूरी होता है। इफ वी टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री, ये तो अपनी भगवान टाइप का है, ये क्लियर है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सबसे ज्यादा यूनिक चीज है, क्लियर, बेस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। तो ये पर्टिकुलर सुपरलेटिव डिग्री वहां आता है जहां पर आपके दो से ज्यादा क्वांटिटी हो और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी क्लास यहां पर पूरी प्रेजेंट है और मैं अगर ये बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं देखो पीछे वाली स्लाइड में मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको देता हूं अच्छे से। जैसे मैंने यहां पर तीन सेंटेंस लिखा, मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। अब दूसरा मैंने सेंटेंस बोला कि राम इज बेटर देन श्याम। अब देखो नॉर्मली आपने बचपन से ऐसी कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, राम श्याम वाले, सीता राम सीता ऐसे वाले, क्लियर है। फिर मैंने बोला कि राम इज द बेस्ट स्टूडेंट
इन आवर क्लास। अब तीनों सेंटेंस में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि मैं किसकी बात करने वाला था। जैसे यहां पर अगर आप चेक करोगे तो देखो, पहले तो एडजेक्टिव पहचाना सीखो। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा तो ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहां पर आपका बेटर एडजेक्टिव हो जाएगा और यहां पर आपका बेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, अब जब यहां पर कोई एक ही पर्सन प्रेजेंट होता है, किसी एक पर्सन के लिए ही अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव को बोला जाता है बच्चे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। लेकिन जब आपकी दो क्वांटिटी या फिर दो लोग या फिर दो पर्सनैलिटीज प्रेजेंट होती हैं, तब अगर कोई एडजेक्टिव आता है उनको कंपेयर करने के लिए, दैट इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोला जाता है बच्चे उसको? कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, अब कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट, एक चीज याद रखना बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट THAN, मतलब ये वाला देन, नॉट THEN। तो THEN तो बच्चे टाइम स्पैन के लिए यूज किया जाता है, मतलब कब हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद। लेकिन जब एडजेक्टिव की बात करी जाती है तो एडजेक्टिव के साथ ये वाला देन का यूज किया जाता है। मतलब जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उसके साथ 90% ऑफ द केसेस आपका क्या होता है? THAN का यूज किया जाता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पर कंपेरिजन भी होता है लेकिन वहां पर देन का यूज नहीं किया जाता, वो अपन आगे देखेंगे उसको, जब कंपैरेटिव डिग्री अपन अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जब आप बहुत सारे लोग हों, उसमें से किसी एक पर्सन को उठा के आप कुछ बोलना चाह रहे हो उसके बारे में, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। जैसे इन्होंने ये बोला कि राम हमारी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर इंसान को ले लिया, राम को, कि मैंने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो बेस्ट यूज किया है उसके लिए। और याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा ही हमेशा बच्चे दा का यूज किया जाता है, हमेशा ही हमेशा उसके आगे दा का यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूं। आपने जब आर्टिकल थोड़ा बहुत पता होगा आपको, तो आर्टिकल में एक आपका आता है दा, ठीक ना, जिसको अपन बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा कब यूज किया जाता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज हो, पर्टिकुलर चीज होती है। जैसे देखो, क्लास के अंदर राम एक स्पेसिफिक बन गया कि नहीं, कि राम को ही मैंने उठाया है, तो राम एक स्पेसिफिक बन गया पूरी क्लास में, इसलिए उसके आगे किसका यूज किया अपन ने? दा का यूज किया। तो इसलिए ध्यान में रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा दा का यूज किया जाता है। अगर दा का यूज नहीं है तो वहां पर एरर मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? तो ये था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री। क्लियर है? चलो भाई, अब आगे देखते हैं एक एक करके। तो देखो, आपका जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो एक तरीके का बेसिक फॉर्म है एडजेक्टिव का। जैसे अपन ने कई बार यूज भी करते कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ ब्रेव पर्सन, राधा इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर है? तो यहां पर गुड, ब्रेव और इंटेलिजेंट ये क्या हो जाएंगे आपके? इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें से एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बात करिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। क्लियर है भाई? अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो भाई इतना ही है बस, इसके आगे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है। बात करते हैं भाई कंपैरेटिव डिग्री का, ये भरा पड़ा है पूरा। क्लियर है? ये पूरा भरा हुआ है अंदर से, ठीक है ना? अरे भरा हुआ मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इसके, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ डिग्री विच इज यूज्ड टू कंपेयर ओनली टू थिंग्स और पर्सन्स, मतलब दो पर्सनैलिटीज हो या फिर कोई दो चीजें होती हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ वहां पर आएगी जहां पर दो क्वांटिटी होती है। क्लियर? देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, राम इज बेटर देन श्याम। राम क्या है? श्याम से बेटर है, तो दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए यूज करा जाता है बच्चे कंपैरेटिव डिग्री का। और मैंने आपको बोला था कि THAN मतलब आपका कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाएगा। जैसे अब यहां पर देखो, ही इज अ मोर ब्रेव देन मी, मतलब वो मुझसे ज्यादा ब्रेव है, तो यहां पर ब्रेव, मोर ब्रेव क्या हो गया? इसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और उसके बाद किसका यूज किया अपन ने? देन का यूज किया। क्लियर है भाई? चलो, ये कंपैरेटिव डिग्री का बेसिक था, मतलब नॉर्मल सी चीज थी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये देखो, मैंने यहां पर लिखा है इट इज डैश ऑफ द टू बिल्डिंग्स, मतलब अब देखो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है? अब देखो बच्चे के अंदर क्या आता है? इट इज बिगर ऑफ द टू बिल्डिंग्स, मतलब दो बिल्डिंग में से ये बड़ी है, यही तो कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। तो देखो, दो चीजों के लिए यूज करी जा रही है, तो बिगेस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि दो के लिए बिगेस्ट का यूज नहीं करते, दो के लिए बिग का यूज नहीं करते, तो आपके पास ऑप्शन बचता है एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा कंपैरेटिव डिग्री का वो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि 90% ऑफ द केसेस उसके बाद क्या होता है? देन का यूज किया जाता है, THAN का। लेकिन रेस्ट 10% ऑफ द केसेस क्या होता है? जब कभी भी आपका कंपेयर हो रहा हो, मतलब चीजों में कंपेयरिंग हो रही हो, लेकिन उसमें देन का यूज ना किया जाए, कंपेयरिंग हो रही हो लेकिन देन का यूज ना किया जाए, तो बच्चे याद रखना, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं? उस कंपैरेटिव डिग्री के आगे दा का यूज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? इट इज द बिगर ऑफ द टू बिल्डिंग। मतलब ये कब लगेगा दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री? जब कंपैरेटिव डिग्री के आगे देन का यूज ना किया जाए। क्लियर है भाई?
तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे कोई देन का यूज तो था ही नहीं, तो जब नहीं था तो अपन ने क्या बोल दिया, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का यूज कहां होगा, कैसे होगा, पता चल गया भाई। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो ध्यान में रखना, मैंने आपको समझा दिया है, जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड नोट करो, क्लियर है, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं भाई अगला कॉन्सेप्ट। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम डैश विल बी हिज प्रॉफिट। अब आगे देख लो भाई, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री का, जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो द फास्टर, देखो जब कभी भी आपके पास दो चीजें हैं, देखो जब कभी भी आपके पास दो चीजें होती हैं और दोनों चीजों में आप कह सकते हो कुछ ना कुछ रिलेशन हो, जैसे अगर आप कोई भी चीज करो, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज में भी कोई ना कोई चेंज आए, जब कभी भी एक चीज में चेंज आने से दूसरी वो चीज में भी चेंज आ रहा है, तो हमेशा रखना उस टाइम पे आप दोनों में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, क्लियर है। मतलब अगर आपके पास दो कोई कंडीशन है, अगर एक कंडीशन में चेंज आने से दूसरी कंडीशन में भी चेंज आ रहा है, तो दोनों में आप किसका यूज करेंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ये देखो, जितना जल्दी वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा उतना जल्दी उतना ज्यादा उसको फायदा होगा, मतलब टास्क ज्यादा वो जल्दी कंप्लीट करेगा वो प्रॉफिट ज्यादा होगा, टास्क जल्दी प्रॉफिट ज्यादा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट, द लार्जर, सॉरी ए नहीं द लार्जर, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्लियर है। तो ये कब लगेगा, जब कभी भी दो सिचुएशंस हो और एक सिचुएशन में चेंज करने से दूसरे सिचुएशन में भी चेंज आए, तो दोनों सिचुएशन को क्या कर देंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसे एक सेंटेंस आपने सुना होगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ज्यादा ऊंचा आप जाएंगे उतना ज्यादा ठंडक आप महसूस करेंगे। तो हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है भाई। चलो तो ये कॉन्सेप्ट था आपका सेकंड, आपके कंपैरेटिव डिग्री का सेकंड वो कॉन्सेप्ट था, व्हेन टू थिंग्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर देन वी विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री और द कंपैरेटिव डिग्री। चलो भाई नेक्स्ट वन, अगला कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन इज मोर इजियर देन दैट वन, क्लियर, दिस क्वेश्चन इज मोर इजियर देन दैट वन। चलो भाई तो देखो इसको, अच्छा मैं आपको बता दूं, पहले सिस्टम अपना सामने लगा था लेकिन अब वो थोड़ा लेफ्ट साइड में लग गया, इसकी वजह से वहां पर देखना पड़ता है, क्लियर। तो दिस क्वेश्चन इज मोर इंटेलिजेंट मोर इजियर देन दैट वन। देखो जब कभी भी जैसे मान के चलो आपको मैं बोलूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या मैं बेटर के आगे मोर का यूज कर सकता हूं, क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। जब कभी भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज हो चुका है तो उसके आगे ना कभी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे ना सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो चुकी है तो इसके आगे ना कभी मोर का यूज किया जाएगा ना कभी मोस्ट का यूज किया जाएगा, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान में रखना, कंपैरेटिव डिग्री के आगे ना कभी मोर का यूज किया जाएगा ना कभी मोस्ट का यूज किया जाएगा। इसका रीजन क्या है, इट मेक्स इट सुपरफ्लुअस, वो क्या बना देता है उसको, सुपरफ्लुअस बना देता। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा ये कि दिस क्वेश्चन इज इजियर देन दैट वन, मतलब वो उससे ज्यादा इजियर है। तो यहां पर इजियर क्या था, कंपैरेटिव डिग्री था, और कंपैरेटिव डिग्री के आगे कभी भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, वी कैन नॉट यूज टू कंपैरेटिव डिग्रीज टुगेदर। आप इसको ना लिखते हुए वो वाला कॉन्सेप्ट लिखना जो मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा। चलो भाई आगे देखो, राम इज स्मार्टर देन वाइजर, क्लियर है, राम इज स्मार्टर देन वाइजर, मतलब वो स्मार्ट से ज्यादा तो वो होशियार है, क्लियर है, स्मार्ट से ज्यादा वो क्या है, होशियार है। तो जब कभी भी किसी भी एक पर्सन की क्वालिटीज हो, मतलब कोई एक पर्सन है उसकी दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ध्यान में समझना, ध्यान से समझना इस चीज को, जब कभी भी एक पर्सन हो और एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना हो तो याद रखना, तो आप क्या करना, पहली वाली क्वालिटी के आगे मोर का यूज करके दोनों क्वालिटीज को क्या कर दोगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे। मतलब यहां पर दो क्वालिटीज हैं राम की कि नहीं, कि सर एक ही पर्सन है उसकी एक स्मार्ट क्वालिटी है और एक वाइज क्वालिटी है, तो क्या करेंगे, दोनों क्वालिटीज में से पहली वाली क्वालिटीज के आगे मोर का यूज करके दोनों क्वालिटीज को पॉजिटिव डिग्री में यूज कर देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, राम इज मोर स्मार्ट देन श्याम, ओ सॉरी वाइज, क्लियर है। तो यहां पर आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, राम इज मोर स्मार्ट देन वाइज। तो जब कभी भी किसी एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, पहली वाली क्वालिटीज के आगे, पहली वाली क्वालिटी के आगे मोर का यूज करके बाकी दोनों क्वालिटीज को क्या कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अगर भाई आपको क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है भाई। चलो क्लियर है। अच्छा, और हाँ, इसकी पीपीटी या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, क्लियर, तो उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर जाके आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आगे देखो। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां तक था कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अपन ने कंपैरेटिव डिग्री में। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अब देखो, पहला कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या था सर? कंपैरेटिव डिग्री के आगे देन का यूज किया जाएगा, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा ये था कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे अगर देन का यूज ना किया जाए तो हम क्या करेंगे सर? दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री करेंगे। क्या करेंगे? दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब कभी भी दो सिचुएशन हो और दोनों सिचुएशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो, मतलब अगर दूसरी बढ़े पहली घटे, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हो, ये पहली सिचुएशन में चेंज करने से दूसरी सिचुएशन में भी अगर कोई चेंज आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? दा कंपैरेटिव डिग्री, और दूसरे में भी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है? अच्छा, चौथा क्या था कि जब कभी भी एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए, मतलब क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2, जब कभी भी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है तो आपको क्या करना है? पहली वाली क्वालिटी के आगे मोर का यूज करके दोनों क्वालिटीज को किस में चेंज कर देना? पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। दैट इज योर फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है? तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं कंपैरेटिव डिग्री के। अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री से क्वेश्चन बनेगा तो इन चारों में से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इतने ही हैं ये। क्लियर है? चलो, तो ये इतने ही हैं, इसकी वजह से कह रहा हूं मैं, ठीक है? कोई मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा चाचा ताऊ वहां पर बैठा हुआ है तो वो मुझे बता रहा है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ही इतने तो वो तो होंगे ही। चलो, अब मैं बात करता हूं बच्चे आपकी सुपरलेटिव डिग्री की। बच्चा मेरे पास कई बार पता क्या पूछता है कि सर वर्ब को क्या किया अपन ने? मेन वर्ब पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया, बस वर्ब खत्म। सर आपने एडजेक्टिव में देखो, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सर तीनों को पढ़ लो, एडजेक्टिव खत्म। भाई इससे बहुत बियॉन्ड है चीजें ये, ठीक है? अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आपको, सुपरलेटिव डिग्री आगे बस खत्म। अरे भाई इसके आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने अपन को अच्छे से। देखो, सुपरलेटिव डिग्री का एकमात्र कॉन्सेप्ट याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री जहां कहीं भी आएगी वो अपने आगे बच्चे दा को तो लेके ही आएगी। अगर किसी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा नहीं है तो वो आपका सेंटेंस एरर वाला है, ठीक है? तो यहां पर देखो, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, मतलब मेरी क्लास का राम बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर कॉलोनी या फिर ऑफ आवर फैमिली। क्लियर है? मोस्ट वो इंटेलिजेंट बच्चा है हमारी वो फैमिली का। फैमिली में एक दो थोड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको ज्यादातर फोकस किस पे करना है? कंपैरेटिव डिग्री पर, ठीक है? तो कंपैरेटिव डिग्री के चारों मैंने आपको बता दिए। चलो, अब आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है? ये तो था अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये नॉर्मल सी बातें थी। अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, आपको इनमें से ये बताना कौन सा वाला सही है। सी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, सी हैव ब्लैक लॉन्ग हेयर, सी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर्स और सी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, आपको पिक आउट करना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। क्लियर है? अब मैं आपको पहले बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट, अब आप फिर खुद कर लेंगे आप, ठीक है ना? चलो, अब देखो यहां पर एक सीरीज होती है एनओएसएस कॉम्प। अगर आपको रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर कि आपको मैंने एक बताया था प्रोनाउन में कि जब कभी भी एक से ज्यादा पर्सन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से करना होता है, वो 2 3 1 वाली सीरीज और 1 2 3 वाली सीरीज। ऐसे ही जब कभी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्वालिटीज आ जाएं, जब कभी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्वालिटी अगर आ जाती है तो आपको उन क्वालिटीज को कैसे अरेंज करना होता है, देन ये वाली सीरीज आप यूज करेंगे। क्लियर है? तो पहला आपका जो एन है, ये एन हो जाएगा बच्चे नंबर्स के लिए, अगर जितने नंबर लिखा हो तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे। ओ आपका हो जाएगा बच्चे ओपिनियन, अच्छा है, गंदा है, बुरा है, कैसा है। एस आपका हो जाएगा बच्चे साइज, ए हो जाएगा आपका एज, एस हो जाएगा आपका शेप, सी हो जाएगा बच्चा कलर। अब कलर की स्पेलिंग पे फोकस मत करना, COLOR भी चल रही है, COLOUR भी चल रही है। ओ का हो जाएगा बच्चा ओरिजिन, और फिर आपका एम का हो जाएगा मटेरियल, और पी का हो जाएगा पर्पस, मतलब किस पर्पस के लिए वो चीज लाई गई है। क्लियर है? तो मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो कि एन का मतलब नंबर, ओ का मतलब ओपिनियन, एस का मतलब साइज, ए का मतलब एज, एस का मतलब शेप, सी का मतलब कलर,
ओ का ओरिजिन, एम का मटेरियल, पी का पर्पस। जब कभी भी आपके सेंटेंस में ऐसे अगर कोई मतलब एक से ज्यादा वो आ जाती है क्वालिटीज, तो इस सीरीज में आपको अरेंज करना होता है। पहले नंबर को करेंगे, फिर ओपिनियन को, फिर साइज को, फिर एज को, फिर शेप को, फिर कलर को, फिर ओरिजिन को, फिर मटेरियल को, फिर पर्पस को। लेकिन ध्यान में ये रखना, जैसे मान के चलो आपकी क्वेश्चन में आया और ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान के चलो ओपिनियन और साइज प्रेजेंट नहीं है, तो आप इनको क्या करो, एलिमिनेट करो, एज पे आ जाओ सीधा। जैसे मान के चलो एज नहीं है प्रेजेंट, तो आप एज को हटा दो, बाकी आगे निकल आओ। क्लियर है? तो इस तरीके से करना। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन उठाते हैं अपन। तो वो याद है, एन ओ स कॉ ओम प, ठीक है ना? चलो भाई, तो एन नंबर है। अच्छा पहले तो इसमें ये देखो, लॉन्ग क्या है आपका, साइज। क्लियर है? ब्लैक क्या है, कलर। और हेयर क्या है, मटेरियल। अरे हेयर तो वो नाउन ही है, मटेरियल क्या ही है। क्लियर? तो आपका साइज पहले आता है कि कलर, देख लेते हैं भाई। साइज पहले आता है कि कलर? तो आपका भाई साइज पहले आता है, फिर कलर आता है। देख लो यहां पर। क्लियर है? ये साइज हो गया, ये शेप हो गया, और ये कलर हो गया। तो कलर तो भाई बहुत नीचे है, किससे, साइज से। तो साइज पहले आता, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान में ये रखना कि सर ऐसा ही तो यहां पर लिखा गया है तीसरे वाले पे, इसमें क्या दिक्कत है बच्चे? इसमें दिक्कत है हेयर्स की। मैंने आपको बताया था, जब कभी सारे बालों की बात कर रहे होंगे तब आप हेयर की बात करेंगे, जब आपके 2 या 3 बालों की बात करेंगे तब आप उसमें हेयर्स का यूज करेंगे। क्लियर? इसलिए अपन सारे बालों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो यही हो जाएगा, लॉन्ग और ब्लैक, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगेन आपके पास एक और क्वेश्चन देता हूं। ये रहा वो क्वेश्चन, आपको अरेंज करना है। क्लियर है? अब ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड करना है। आपके पास सी बॉट, टाइनी, डायमंड, टू, अमेरिकन, ब्यूटीफुल, रेड हार्ट, शेप, बेडिंग रिंग, ये सब कुछ उथल फुथल हो रखे हैं। क्लियर है? इनकी जो क्वालिटीज है, एक से ज्यादा क्वालिटीज है कि नहीं, बेडिंग रिंग की कितनी सारी क्वालिटीज हैं देखो। क्लियर है? आपको इनको अरेंज करना है। अगेन मैं यहां पर बता देता हूं। एन होता है नंबर, ओ होता है और वो ओपिनियन, अच्छी है बुरी है कैसी है, एस साइज हो गया, ए एज हो गया, आपका ये शेप हो गया, ये कलर हो गया, ये ओपिनियन हो गया, वो ओरिजिन हो गया, ये मटेरियल हो गया, ये पर्पस हो गया। क्लियर है? आपका ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। अगर सीरियसली अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका जवाब बिल्कुल देना जरूर, किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना? तो ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो भाई देखो, नॉर्मल सी चीज है ये तो। एक अगर मैं 5th 6th क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ाऊंगा ना, तो वो भी समझ जाएंगे कि इसी से तो बनाना है इसको। ठीक है? तो देखते हैं आपको आ पाता है वो अच्छे से कि नहीं आ पाता। चलो भाई, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 2, चलो अच्छे से पढ़ लो भाई। सेकेंड इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ही इज सीनियर देन आई, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू आई, ही इज सीनियर देन मी। तो ये 4 क्वेश्चन, जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ही इज सीनियर देन आई, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू आई, और या फिर ही सीनियर देन मी। देखो पहली बात तो ये याद रखना बच्चे कि आपका क्या नाम है, जो सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, ठीक है ना, प्रेफर, इनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू होता है। तो देन वाला तो हट ही जाएगा। क्लियर है? देन वाला तो आपका हट ही जाएगा, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टू। एक सेकंड कुछ ग्लिच आ रहा है। अभी सही है शायद, ठीक है ना? अभी सही है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बोला था ही सीनियर देन आई, तो यहां पर मैंने बोला कि सीनियर हो, जूनियर हो, प्रायर हो, इनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है बच्चे, क्या, वो टू। तो आपका देन वाला तो हट ही जाएगा। ठीक है? अब रही बात टू की, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो प्रेपोजिशन के बाद बच्चे, प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ही इज सीनियर टू मी। तो आपका ये गलत हो जाएगा। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होता है, बच्चे को एक कॉन्सेप्ट और याद रहता है कि सर आपने बोला था कि कंपैरिजन हमेशा बराबरी का होगा, मतलब अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा। लेकिन ध्यान में रखना बच्चे कि जब कभी प्रेपोजिशन आपका आ जाता है तो प्रेपोजिशन के बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। तो इट इज करेक्ट कि दैट ही इज सीनियर टू मी, ये वाला करेक्ट होगा आपका। क्लियर? तो आपका आई वाला नहीं आएगा। जैसा अब ये वाला देखो, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू और नो एरर, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये वाला। तो देखो यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस का, मोर एक्सपीरियंस के लिए देन का यूज कर दिया गया, तो ये तो मोर एक्सपीरियंस तो भाई सेटिस्फाइड हो गया कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके बाद आपका देन का यूज कर लिया गया। लेकिन अगर यहां पर देखोगे तो भाई सीनियर के साथ बड़ी मतलब नाइंसाफी हुई है कि सीनियर के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है बच्चे, टू लगता है। तो आपको यहां पर भी टू लगाना पड़ेगा। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बच्चे जो हमेशा चीज अजीब सी होती है ना, वही आपका मतलब इतिहास रच देती है। ठीक है भाई? तो देखो, तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, मतलब वो आपसे सीनियर भी है और मोर एक्सपीरियंस्ड भी है। क्लियर है भाई? चलो भाई, मोर एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस्ड,
ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड पार्टिसिपल हो जाएगा ये। चलो, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना, प्रेपोजिशन का भी मिक्स हो गया इसमें। देखो आपका, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो सीनियर हो गया, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सभी हमेशा क्या लेते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। और इसके बाद हमेशा क्या लगेगा बच्चा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका। चलो, अब आपका आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डर और ओल्ड, ओल्डर वगैरह। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना, एल्डर और एल्डेस्ट का कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होता। ठीक है, एल्डर हमेशा आपका किसका काम करेगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और एल्डेस्ट क्या होता है उसका, सुपरलेटिव डिग्री। इसका कोई आपका पॉजिटिव डिग्री नहीं बनता है। इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड, तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्लियर, तो ध्यान में ये चीज रखना। देखो एल्डर या फिर एल्डेस्ट की बात करिए, वो एल्डर की अगर मैं बात करूं तो हमेशा प्रेपोजिशन किसकी लेगा, वो टू प्रेपोजिशन लेगा, मतलब ही इज एल्डर टू, इस तरीके से यूज करेंगे। जो आपका मतलब एल्डर जो होता है वो पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, इंसानों के लिए, आप कह सकते हो ब्लड रिलेशन हो तो उसके लिए भी यूज किया जाता है आपका किसका, एल्डर का। अगर मैं बात करता हूं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट की, तो ओल्डर के साथ हमेशा देन का यूज किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपके ये जो पेयर ऑफ शूज है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, मतलब ओल्डर देन, ठीक है ना, इस तरीके से यूज किया जाएगा। और यूज विद पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। अब यहां पर जो पर्सन है और यहां पर जो एनिमल थिंग्स एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर जो पर्सन होंगे वो होंगे बच्चे ब्लड रिलेशन वाले। कौन से वाले, ब्लड रिलेशन वाले। यहां पर जो पर्सन होंगे वो आप ये कह सकते हो कि नॉन ब्लड रिलेशन हो। क्लियर है, जो आपके फैमिली मेंबर्स ना हो उसके लिए यूज किया जाता है ओल्ड की। ऑल्दो ऐसा कोई ऐसा डिफरेंस बड़ा नहीं पूछता है वो, आपका जो पर्सन यहां पर भी है, पर्सन यहां पर भी रहेंगे। तो अगर और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एल्डर और एल्डेस्ट की बात करते हैं वो ब्लड रिलेशन की करते हैं, यहां पर ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो वो आपका नॉन ब्लड रिलेशन करते हैं। क्लियर है, और मैं आपको बता दूं ग्रामर में इतना प्रिसाइजली कोई पूछता नहीं है। अगर आपका ये ओल्ड, ओल्डर यूज करा जाए किसी पर्सन के लिए तब भी आपका करेक्ट माना जाएगा। लेकिन ध्यान में ये रखना बच्चे, इसके साथ प्रेपोजिशन देन का यूज किया जाएगा और इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ही इज डैश पर्सन इन आवर सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी के डैश पर्सन है, पर्सन है। क्लियर, हमारे सोसाइटी के तो डैश पर्सन है, तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा, ही इज द ओल्डेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर, ओल्डेस्ट पर्सन है, या फिर आप कह सकते हो ही इज द एल्डेस्ट पर्सन। ठीक है ना, आपके दोनों करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो, जैसे मैं यहां पर लिखूं, दिस इज डैश पेयर ऑफ शूज दैट आई एवर हैव, ये मतलब वो शूज हैं जो मैंने कभी, मतलब बहुत पुरानी, मतलब ये मैंने लिए थे। तो डैश, दिस इज दी ओल्डेस्ट पेयर ऑफ शूज। ठीक है ना, अब इसके लिए ओल्डेस्ट का ही यूज किया जाएगा क्योंकि एल्डर, एल्डेस्ट की को किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए। अब जैसे यहां पर देखो, सुनील इज डैश हिज ब्रदर, एल्डर हिज ब्रदर हो सकता है या फिर आपका ओल्डर भी हो सकता है। तो आप यहां पर तो अगर एल्डर लगा रहे हो तो एल्डर टू हिज ब्रदर लगाओ, ओल्डर लगा रहे हो तो ओल्डर देन हिज ब्रदर लगाओ। क्लियर है, दोनों आपके इस केस में करेक्ट माने जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपका एल्डर, एल्डेस्ट क्या होता है, मेनली ये ब्लड रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं और प्रिसाइसली इसमें आंसर की बात करूं तो वो आपका एल्डर टू ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो भाई की बात कर रहा है, एक ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है वो। अगर कई बार ये भी देखा गया कि ओल्डर भी यूज कर रहे हैं तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन और प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो आपका एल्डर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। अगर और भी कोई इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सच है नहीं, एल्डर के साथ टू का यूज करना है और ओल्डर के साथ देन का, बस खत्म हो गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, अगला इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो दिस इज डैश यूनिक आइडिया दैट आई एवर हैव एवर केम अक्रॉस, मतलब ये बहुत यूनिक आइडिया जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना है, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। द मोस्ट, ए, एन और नन ऑफ दिस। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया। तो बच्चे यूनिक का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, सुपर होता है, सुपरलेटिव होता है। क्लियर है, तो यूनिक के आगे कभी भी ना मोर का यूज करेंगे ना मोस्ट का यूज करेंगे। क्लियर है, अच्छा सर, तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट का यूज नहीं करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो कौन कौन से हैं, ये रहे वो आपके सामने। पहला है आपका परफेक्ट, मतलब कम परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं होता, मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट मतलब परफेक्ट होता है। राउंड हो गया, एक्सट्रीम हो गया, एक्सीलेंट हो गया, फुल, एम्प्टी, राइट, एब्सोल्यूट, ब्लाइंड। ये तो मुझे मतलब ब्लाइंड वाला तो इतनी बार पूछा है एनडीए ने बहुत बार, और बच्चा कई बार गलत भी कर देता है, ये कम ब्लाइंड है ये ज्यादा ब्लाइंड है। भाई ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड होता है यार, ठीक है। होल, मेजर, हाँ ये भी कह सकते हो भाई ये मेरी मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम मतलब मेजर का मतलब मेजर ही होता है, तुम्हारी कम मेजर प्रॉब्लम है, मेरी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है।
इम्पॉसिबल, ये कम इम्पॉसिबल, ये ज्यादा इम्पॉसिबल, कुछ नहीं। इम्पॉसिबल मतलब यूनिक, मतलब आप यूनिक नहीं, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री खुद होती है ये, यूनिक हो गया एटसेट्रा। इनके आगे ना कभी मोर का यूज किया जाएगा बच्चे, ना कभी मोस्ट का यूज किया जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना इस चीज को। ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने एक शुरुआत में और बताया था कि जब कभी भी पहले से ही कोई कंपैरेटिव डिग्री है तो उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए क्या कर सकते, क्या कहते हैं अपन कि इनके आगे कभी भी ना मोर का यूज करेंगे ना मोस्ट का यूज करेंगे। ध्यान में रखना बच्चे, इसको तो लिख लो अच्छे से, आप इसका तो स्क्रीनशॉट ही ले लो अच्छे से। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। अब आती है भाई आपकी इनडेफिनेट एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्लियर है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वो आपकी दो तरीके की होती है। एक डेफिनेट आपका वो एडजेक्टिव होता है, और एक आपका होता है बच्चा इनडेफिनेट वो एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट आर्टिकल इतना ज्यादा दिमाग में घुसा हुआ है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ही वो दिमाग से निकलता है। ठीक है भाई, चलो तो डेफिनेट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें काउंटिंग और ऑर्डर की बात करी जाती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बच्चा कार्डिनल और एक होता है बच्चा ऑर्डिनल। तो कार्डिनल को काउंटिंग से याद रखेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन शुरुआत का सेम है, और ऑर्डिनल को ऑर्डर से याद रखेंगे। ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो ऑर्डर होता है, लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट हो गया। कार्डिनल मतलब काउंटिंग, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, वी कांट काउंट इट बट गिव आइडिया। एक हमें रफली आइडिया पता चल जाता है लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे सम, हमारे पास सम बुक्स है, आई हैव सम बुक्स, मतलब कुछ बुक्स हैं, हमें पता नहीं है कितनी है। ही हैज मैनी बुक्स, ठीक है, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं। फ्यू हो गया, इनफ हो गया, ये सब आपके किस में आते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में, वो इनडेफिनेट अगेन एडजेक्टिव में आते हैं। क्लियर है, बात आती है यहां पर डेफिनेट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। देखो डेफिनेट एक होता है आपका ऑर्डिनल और एक होता है काउंटिंग। तो याद रखना, जब कभी भी सेंटेंस में ये दोनों एक साथ आ रहे होंगे तो पहले आप ऑर्डिनल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप कार्डिनल लगाएंगे। तो ऐसे तो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को बहुत अच्छे से याद करा दिया था इसको, तो इसको आप याद रखेंगे ऑफिसर्स चॉइस से। ऑफिसर की चॉइस है भाई, ठीक है ना, तो याद रखना ऑफिसर चॉइस से याद रखेंगे। तो ओ से ऑर्डर पहले, फिर चॉइस, मतलब सी आपका हो जाएगा वो कार्डिनल। वैसे तो मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल से आपको खुद पता चल जाएगा किसको पहले लगाना है। The two first student of this row are very intelligent, मतलब इस रो के पहले दो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो याद रखो, आप कभी ये बोलते हो कि सेकंड, वो लास्ट सेकंड चैप्टर, लास्ट सेकंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट। तो सेकंड मतलब आपका पहले ऑर्डर आ रहा है, फिर लास्ट आपका काउंटिंग आएगा। तो यहाँ पर टू फर्स्ट नहीं, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टू चैप्टर, ऐसे बोला जाता है ना। तो फर्स्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ दिस रो आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको वही हो जाएगा, ऑफिसर चॉइस से याद कर लो, नहीं तो आपको नॉर्मल याद रहेगा ये। ठीक है, अगला देखो, द लास्ट 3 चैप्टर्स आर गुड, लास्ट के 3 चैप्टर अच्छे हैं। तो आपका यही हो गया, ऑर्डर ये हो गया, और आपका 3 क्या हो गया, काउंटिंग। तो ऑफिसर चॉइस आपकी बन जाएगी इसमें। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल साथ में आ रहे हैं देन आप क्या करेंगे, पहले आप ऑर्डिनल को लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका कार्डिनल का यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो 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 अगला कह दो। एक कहावत है, और वो कहावत मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आप ये कह सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो अब वो पूछे या फिर ना पूछे, वो उसकी कॉल है यूपीएससी की, लेकिन ये एडजेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल, फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस। तो मैं आपको इसमें मतलब यहां पर समझाता हूं, देखो अब समझना अच्छे से। मैंने यहां पे लिखा लिटिल, चलो पहले फ्यू से बात करते हैं। फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, ध्यान से समझना बच्चे एक एक करके, और द फ्यू हो गया। और यहां पर मैंने लिख दिया लिटल, अ लिटल और द लिटल। इसी स्लाइड से आपको इसके बीच के कॉन्सेप्ट सारे पता चल जाएंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो फ्यू होता है, अगर आपको नाउन चैप्टर याद होगा, नाउन वाला कुछ कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने बताया था जो फ्यू यूज होता है वो आपकी काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये वाला जो साइड है, मतलब फ्यू वाले जो वर्ड हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करे जाएंगे, और जो लिटिल वाले वर्ड्स हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करे जाएंगे। पहला डिफरेंस तो इनके बीच में यही हो गया। ठीक है, दूसरा कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब आप ये कह सकते हो, हाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर है, इनके बाद जैसे फ्यू बुक्स आएगा और अ फ्यू बुक्स होगा और द फ्यू बुक्स होगा। क्लियर है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन इनके साथ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है और हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, और प्लूरल बनता नहीं है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज करी जाती है, सिंगुलर यूज करी जाती है। ये इनके बीच का था डिफरेंस। अब इनके बीच के कॉमन चीजें देखते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास क्वांटिटी ना के बराबर है, अगर आपके पास क्वांटिटी ना के बराबर है
तब आप यूज करेंगे या फिर तो फ्यू का या फिर आप लिटिल का। अगर काउंटेबल चीज है आपके पास ना के बराबर तो आप यूज करेंगे फ्यू का, और अनकाउंटेबल चीज है ना के बराबर तो आप यूज करेंगे लिटिल का। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि आई हैव फ्यू बुक्स, क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। आई हैव फ्यू बुक्स का मतलब क्या हो गया, मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। लेकिन वहीं पर मैंने ये बोल दिया आई हैव लिटिल वाटर इन माई बोतल, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चे कि मेरे पास नाम मात्र का पानी है मेरी बोतल में। जैसे मैंने बोला आई हैव डैश वाटर इन माई बोतल, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपको ऑप्शन दूं फ्यू का और लिटिल का, तो कौन सा लगेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका वाटर होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अपन किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे, फ्यू का यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो जब कभी भी ना के बराबर का सेंस आए तो उसमें आप लिटिल का यूज कर सकते हैं या फिर फ्यू का, लेकिन डिपेंड वही कि अगर काउंटेबल नाउन है तो फ्यू का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है आगे तो लिटिल का यूज करेंगे। अब जैसे देखो फ्यू के आगे यहां पर क्या लिखा है, ए लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। अगर आपका सेंस थोड़ा बहुत का आता है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, अगर काउंटेबल नाउन में है तो आप फ्यू, अनकाउंटेबल नाउन में है तो अ लिटिल, और यहां पर तो दा लगा हुआ है तो इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है जितना है उतना पूरा, क्लियर है, जितना है उतना पूरा। अगर काउंटेबल नाउन में आ रहा है तो द फ्यू, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है तो द लिटिल, क्लियर हो गया। अच्छा अब सर नहीं 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 नहीं, मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रहा सर, आपने तो ये लिख दिया, मुझे तो क्वेश्चंस बताओ, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से इसको लिख लो। अब मैं बात करता हूं बच्चे आपके क्वेश्चंस की। जैसे इसका क्वेश्चन यहां पर ही था एक, जैसे ये है आपके पास, देखो मेरा कितना बड़ा दिल है यार, कितने मैंने ऑप्शंस दे दिए आपको, 7 ऑप्शन दे दिए, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। चलो तो देखो नॉलेज, पहली बात तो डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नॉलेज कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो 3 तो ऑप्शन गए, कौन कौन से सर, फ्यू फ्यू और फ्यू वाले, क्लियर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का यूज नहीं करते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफिशिएंट नॉलेज आपके लिए वो हानिकारक होती है कि अधूरी नॉलेज हानिकारक होती है, या फिर नॉलेज है ही नहीं वो हानिकारक है? कि सर जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो हानिकारक होता है। अधूरा ज्ञान मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान मतलब आ लिटिल, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपका आ लिटिल, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर डेज, अच्छा आगे आगे लिख देता हूं डेज, ठीक है ना। तो आ फ्यू लिटिल, आ लिटिल और द फ्यू, देखो डॉक्टर ने मुझे ये एडवाइस करा कि आप रेस्ट करो, तो डॉक्टर हमेशा क्या एडवाइस करता है, देखो डेज है काउंटेबल है तो पहले तो लिटिल वाले हटा ही दो, ठीक है ना, लिटिल वाला हट गया। अच्छा डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि जितने दिन है आपकी जिंदगी में उतने दिन आराम करो या फिर थोड़े बहुत दिन आराम करो, क्लियर है। तो डॉक्टर क्या कहता है भाई, थोड़े बहुत दिन आराम करो, फिर उसके बाद आप अपने काम पे जा सकते हो, क्लियर है। तो आपका द फ्यू ना होकर किसका यूज किया जाएगा, आ फ्यू का यूज किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न्ड अप, टर्न्ड अप का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक है। तो देखो द शो वॉज कैंसल, कैंसिल करा जा रहा है शो को, शो को अगर कैंसिल करा जा रहा है तो देखो इसकी कंडीशन यही होगी कि मतलब ना के बराबर लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो जब ना के बराबर लोग इकट्ठे हुए होंगे, पीपल कैसा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो आपका किसका यूज किया जाएगा, फ्यू का यूज किया जाएगा। अब बच्चे में दिमाग ये होता है कि सर हो सकता है थोड़े बहुत इंसान हो तब भी वो कैंसिल कर सकता, नहीं। जैसे मान के चलो एक कंडीशन समझो, अगर थोड़े बहुत भी लोग आए, जैसे 1000 लोगों की कैपेसिटी थी, अगर जैसे 200-300 लोग भी आए तो वो आपका शो चलता है। लेकिन मान के चलो 10-20 लोग आए, ना के बराबर लोग आए, तो वो आपका जो शो होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसलिए अपन क्या समझेंगे, क्या लेके चलेंगे, नाम मात्र के लिए जो लोग आए थे उसके लिए ना के बराबर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे, अब इसका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2। तो पुलिस मस्ट हैव डैश सेंसिटिविटी, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल और अ लिटिल, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विद टाइम स्पेंड, क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं, और भाई बताने ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, अगर आप अच्छे सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं तो आपको जवाब भी आने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सो देखो ये चीज आपको कंजक्शन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो एज और एज एज जो अपना अगला टॉपिक है ना कंजक्शन, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। कंजक्शन बहुत छोटा टॉपिक है, बिलीव मी बहुत छोटा टॉपिक है, उसको बेचारे को क्या करना पड़ा है, कुछ चीज वर्ब से ली है उसने, कुछ चीज एडवर्ब से ले ली, कुछ चीज एडजेक्टिव से ले ली, तब जाकर उसका बड़ा चैप्टर बन पाया, क्लियर है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मुश्किल से कंजक्शन मेरे ख्याल से आधा घंटे का कुछ टॉपिक होगा। बात करते हैं एडजेक्टिव की, वापस आ जाते हैं। तो उसमें सो एज और एज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब इसमें देखो पहले तो सो एज और एज का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे सो एज, और यहां पर मैंने लिख दिया
एज और एज, ठीक है ना। यहां पर मैंने लिख दिया एज एज। अब समझना, इनके बीच में पहले तो आप सिमिलैरिटी समझो। इनके दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? दोनों में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। जैसे कि एज गुड एज, आप किस तरीके से यूज करेंगे? एज इंटेलिजेंट एज गुड एज, कभी भी एज बेटर एज का यूज नहीं करेंगे, ना सो बेटर एज का यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो सिमिलैरिटी होगी सर। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज कर सकते हो आप। क्लियर है? नेगेटिव सेंटेंस अगर यूज हो रहे हैं, आप दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन इनका डिफरेंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिफरेंस ये है कि सिर्फ सो एज ऐसा वो आपका वो मतलब पेयर है जो आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो सो एज वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी आएगा और वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाएगा। क्लियर है? जैसे कि यहां पर आपके सामने क्वेश्चन वो मौजूद है, जैसे ही इज एज बेटर एज। सर बिल्कुल गलत सर, एज बेटर एज में क्या आएगा? अपना गुड आएगा यहां पर। ठीक है? हिज फादर, आपका सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर सेंटेंस तो मेरा क्या है, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहां पर आपका आएगा सो एज, नहीं एज एज है यहां पर। ठीक है ना? लेट मी करेक्ट दिस। आपका जो एज एज है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है? उल्टा बता दिया, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है? चलो, तो एज एज क्या है आपका? पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा। जैसे ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका एज एज का यूज किया हुआ है। क्लियर है? अगला देखो, ही इज नॉट एज गुड एज हिज फ्रेंड्स। तो एज गुड एज लिखा हुआ सही है। नेगेटिव सेंटेंस है, क्या ये करेक्ट है? सर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो चाहे आप एज गुड एज करो, चाहे आप सो गुड एज करो, दोनों करेक्ट होंगे। और अगर पहले से सेंटेंस करेक्ट है तो आपको एरर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, ही इज सो बेटर एज हिज फ्रेंड्स। बेटर की जगह पर पहले तो बात गुड करिए। अच्छा, सेंटेंस कैसा है? सर सेंटेंस है पॉजिटिव। क्या आप सो एज पॉजिटिव लगता है? नहीं सर, एज एज का यूज होता है, तो यहां पर सो को हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा? एज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको सो एज और एज एज का पेयर समझ में आ चुका होगा। तो इन दोनों में पहली बात तो यह है कि दोनों में ही पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगेगा। आपका जो एज एज है वो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सो एज है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? चलो भाई, ये रहा आपके सामने। तो यहां पर लिखा भी है मैंने कि जो आपका एज एज और सो एज है, देखते हैं कौन सा लूं पेन। चलो यही वाला ले ले, ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो ब्लैक तो पहली से है। चलो अब देखो, एज एज की बात करें और सो एज की, तो इनमें वो चीजें कॉमन क्या है? सर टेक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मतलब हमेशा दोनों ही क्या लेंगे अपने बीच में? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेंगे। और आपका जो एज एज है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो, आप नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो सो एज है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। क्लियर है भाई? चलो अगला कॉन्सेप्ट बढ़िया है, वर्ब ऑफ सेंसेशन का। क्लियर है? ही फील्स बैडली। देखो आपकी कुछ वर्ब ऑफ सेंसेशंस होती हैं। जब कभी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन आ जाए तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे, कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन में पहला वर्ब है आपका फील। फील क्या होता है? एक सेंस करने वाला वर्ब है। ठीक है ना? तो वर्ब ऑफ सेंसेशन के आगे कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही फील्स बैड। ठीक है? जैसे दिस वो सूप स्मेल्स डेलिशियसली। क्लियर है? गलत। स्मेल भी आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, सेंस करते हो आप वर्ब उसको। ठीक है ना? तो स्मेल के साथ आपका वर्ब नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? आपका एडजेक्टिव आएगा। तो द सूप स्मेल्स डेलिशियस। ठीक है भाई? चलो भाई, तो आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन कुछ यहां पर लिख दी है मैंने, वो अच्छे से लिख लो आप। क्लियर? कौन कौन सी है? सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, ये सब आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशंस हैं। इनके बाद हमेशा किसका यूज करेंगे आप? एडजेक्टिव का करेंगे, एडवर्ब का नहीं करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं भाई। द ऑनेस्ट, ये भाई नाउन अगर पढ़ा होगा तो यार गलत मत कर देना। द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड विथ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। द ऑनेस्ट, और यहां पर सेकंड है द ब्लाइंड फेसेस वेरी टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। देखो मैंने आपको बताया था, ऑनेस्ट की बात करी जाए यहां पर या फिर ब्लाइंड की बात करी जाए, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? एडजेक्टिव होते हैं। और जब कभी भी एडजेक्टिव के आगे दा का यूज कर दिया जाए,
क्लियर है? जब कभी भी एडजेक्टिव के आगे दा का यूज कर दिया जाए तो ये पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं। क्या करते हैं? होल कम्युनिटी को शो करते हैं। और जब होल कम्युनिटी को शो करेंगे तो ये हमेशा कैसे होंगे बच्चे? प्लूरल होंगे। और अगर ये प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे बच्चे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लियर है? और एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है? तो यहां पर इसका मतलब हो गया, द ऑनेस्ट का मतलब हो गया सभी ईमानदार लोग। तो यहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है, आर अवॉर्डेड विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखो, द ब्लाइंड फेसेस वेरी टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। बिल्कुल गलत सर, पहले तो द ब्लाइंड क्या हो गया सर? प्लूरल हो गया, मतलब अंधे लोग पर्टिकुलरली। क्लियर है? तो द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, फेसेस नहीं आएगा, फेस आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, और प्लूरल है तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा यहां पर बच्चा? प्लूरल आएगा। तो हिज की जगह पर क्या आएगा बच्चे? देयर आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि सर द प्लस एडजेक्टिव कहीं पर भी दिख जाए हमेशा उसमें क्या लगाना? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो प्लूरल भी होता है और उसका वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल बनेगा। ठीक है भाई? चलो, इसमें मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको नाउन में पढ़ा दिया ये चीज। आगे देखते हैं भाई। जैसे अगला देखो, माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड इन एसएसबी। क्लियर है? हमारे सारे फ्रेंड्स एसएसबी में सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है? तो भाई ये तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, ऑल माई फ्रेंड्स आएगा, इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, मतलब बाद वाला जो पार्ट है वो मूवी का कैसा था? बोरिंग था। ठीक है? तो ये वाला लेटर नहीं, कौन सा वाला आएगा? लेटर, LETTER। क्लियर है? क्या आएगा? द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी। क्लियर है भाई? चलो अगला, गांधी जी वॉज द क्लेवरेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। तो गांधी जी वॉज द क्लेवरेस्ट, गलत। देखो ध्यान में रखना, अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री, दोनों सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी कंजक्शन से एंड होती हैं, मतलब ज्वाइंट होती हैं, जब कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी कोई भी कंजक्शन से ऐड होती हैं तो दोनों के आगे द का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर द क्लेवरेस्ट था तो यहां पर भी आपका द वाइजेस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। हाँ, अब ये डिफरेंस समझो, एनी अदर का और अदर का, यहां पर समझाता हूं। देखो, अदर हो गया और एनी अदर हो गया, यहां पर लिखा भी होगा मैंने, मेरे ख्याल से नहीं लिखा है। तो देखो देखो, जैसे मान के चलो, उसी सेंटेंस से समझाता हूं मैं आपको, उसी सेंटेंस से समझाता हूं। जैसे यहां पर है आपका, यहां पर सुनीता क्या है? एक फीमेल है, मतलब या फिर आप कह सकते हो गर्ल है। ठीक है ना? अगर ये गर्ल की वो कंपैरिजन किसी गर्ल से ही करी जा रही होती, अगर फीमेल की कंपैरिजन किसी फीमेल से ही करी जा रही होती ना, तो याद रखना बच्चे, उसके आगे नहीं, ये अदर का वो, ये वाला सेंटेंस। रुक जाओ, रुको, कुछ गड़बड़ है इसमें। सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय, एनी अदर बॉय नहीं, एनी बॉय आएगा। क्लियर है? जैसे यहां पर देखो, ये वाला सेंटेंस है, सुनीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल। नहीं, मैंने क्या बोला? फीमेल और गर्ल अगर उनकी वो कंपैरिजन उसी जेंडर से करी जाती होती है तो आप किसका यूज करेंगे? एनी अदर का यूज करेंगे। तो यहां पर मैं डिफरेंस समझा देता हूं आपको, एनी कब करना है और एनी अदर कब करना है। देखो, जब आपका डिफरेंट जेंडर कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे को, डिफरेंट हो, तब आप एनी का यूज करेंगे, जैसे पहला वाला सेंटेंस है। और यहां पर अगर आपके सेम जेंडर अगर कंपैरिजन करा जा रहा होगा तो आप एनी अदर का यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे अब जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पर मतलब चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहां पर बोला राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल, गलत। वो मतलब एनी गर्ल, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं बॉय लिख देता तो आपको क्या लिखना पड़ता? एनी अदर बॉय। अब एक और सेंटेंस लिख देता हूं जिससे आपको सही समझ में आ जाए। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एनी का यूज वहां किया जाएगा जब आपका डिफरेंट जेंडर को क्या कर रहे होंगे? कंपेयर कर रहे होंगे। लेकिन एनी अदर का वहां यूज किया जाएगा जब आपके सेम जेंडर को कंपेयर कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस आपको दूं तो यहां पर समझो, मैंने लिखा कि रोहित इज मोर हैंडसम, नहीं हैंडसम तो छोड़ ही दो, मोर इंटेलिजेंट ही ले लेते हैं, इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। तो देखो यहां पर आपका जो रोहित है, अब देखो कई सारे जेंडर्स तो ऐसे भी होते हैं, जैसे प्रदीप नाम हो गया, हनी नाम हो गया। क्लियर है? वो क्या होते हैं? गर्ल और वो बॉय दोनों में माने जाते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली बॉय में मानना है, वो प्रदीप और हनी जैसा। जैसे ये आपका मेल हो गया और यहां पर आपका फीमेल है, तो आपके डिफरेंट जेंडर हैं, और डिफरेंट जेंडर है तो एनी अदर का नहीं, सिर्फ वो किसका? एनी का यूज किया जाएगा। जैसे मान के चलो, कंडीशन लेते हैं, यहां पर अगर बॉय होता
तो अगर बॉय होता तब आपका एनी अदर करेक्ट था। क्लियर है? तो अगर डिफरेंट जेंडर होते हैं तो एनी का यूज किया जाएगा, और अगर सेम जेंडर होता है तब आपका किसका, एनी अदर का यूज किया जाता है। ठीक है ना? चलो भाई, अब अगला कॉन्सेप्ट मच टू, ये वाला तो कॉन्सेप्ट आया नहीं अभी क्वेश्चन, चलो पढ़ लेते हैं। मच टू के बाद बच्चे हमेशा एडजेक्टिव आएगा और आपका एडवर्ब आएगा, और टू मच हो फिर टू मैनी हो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे आप कहते भी हो ना टू मैनी बुक्स, ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज भी करते हो। तो टू मच हो गया या फिर टू मैनी हो गया, उसके बाद आपका नाउन आएगा, और अगर उल्टा कर दिया जाए मच टू कर दिया जाए तो उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आता है। क्लियर है? अब शायद क्वेश्चंस आगे होंगे इसके, समझते हैं आगे क्वेश्चंस। हाँ ये रहे क्वेश्चंस, देखो आगे देखते हैं। सिजुकाज रिजेक्शन, सिजुका का रिएक्शन इज मच टू पेनफुल टू नोबिता, मतलब सिजुका का रिएक्शन नोबिता के लिए पेनफुल था। एक सेकंड, हाँ नोबिता के लिए पेनफुल था। तो देखो यहाँ पर पेनफुल क्या हो गया आपका सर, एडजेक्टिव। ठीक है ना? जैसे वो जो फुल वाले वर्ड होते हैं लगभग आपके कैसे होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो मच टू यूज करा जाएगा कि टू मच, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चे, मच टू वहां यूज किया जाएगा जब आगे उसके एडजेक्टिव हो या फिर आपका एडवर्ब हो, और टू मच या फिर मैं बात करूं टू मैनी वहां यूज करा जाएगा जब आपका आगे नाउन हो। टू मच वहां यूज करेंगे जहां अनकाउंटेबल नाउन होगा, और मच टू मैनी वहां यूज करेंगे जहां पर काउंटेबल नाउन होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आगे वाला देखो, नोबिता हैज टू मच पेन इन हिज लाइफ, पेन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। टू मच पेन बिल्कुल सही है आपका, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पेन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो टू मच का यूज किया गया। सी हैज टू मच पेशेंट्स, पेशेंट्स है, ये पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स मतलब काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन हो गया, टू मच नहीं आएगा, टू मैनी आएगा। नेक्स्ट, हर जर्नी इज मच टू लॉन्ग, लॉन्ग आपका क्या हो जाएगा बच्चे, एडजेक्टिव, और अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो मच टू आपका करेक्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला, ही इज इनफ ऑनेस्ट, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट और याद रख लो, इसको हटा देता हूं भाई। अब इनफ की बात करते हैं। तो इनफ का क्या है कॉन्सेप्ट, इनफ के आगे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और अगर इनफ के बाद नाउन आ रहा है, मतलब इनफ और नाउन साथ में आ रहा है तो इनफ के बाद नाउन आता है। क्लियर है? मतलब अगर इनफ और एडजेक्टिव एक साथ आने वाले होंगे तो आपको पहले एडजेक्टिव लगाना है फिर इनफ लगाना है, और अगर इनफ और नाउन को एक साथ लगाना है तो आपको पहले इनफ लगाएंगे फिर उसके बाद नाउन लगाएंगे। अब जैसे इसमें देखो, ही इज इनफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आपका क्या लगता है, इनफ के पहले लगता है, तो ऑनेस्ट इनफ आएगा। क्लियर है? अगला, आई थिंक द न्यू वो मैनेजर रिएक्ट्स मच टू क्विकली, मच टू क्विकली आपका मतलब ये एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब हो गया तो आपका मच टू करेक्ट होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है आपके दो, एक तो एडजेक्टिव इनफ और नाउन का, और एक कॉन्सेप्ट था आपका मच टू और टू मच और टू मैनी का। ठीक है भाई? चलो अब बात करते हैं बच्चे वेरी और मच के बीच का डिफरेंस, वेरी और मच के बीच का डिफरेंस। चलो बाकी तो सही चल रहा है, ऑडियो वगैरह भी सही है। चलो अगर मैं बात करूं वेरी का और मच का, ये रहा वेरी और ये रहा मच, तो हर एक बच्चे को पता है कि वेरी जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, जैसे ही इज वेरी गुड, ठीक है ना, तो वेरी गुड मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है उसके बाद, और मच के बाद बच्चे क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। जैसे मैं बोलूं ही इज मच मोर हैंडसम देन श्याम, क्लियर है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे वेरी के बाद अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो हम क्या यूज करते हैं, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मतलब ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, मतलब अगर मुझे एम्फेसाइज और ज्यादा अच्छे से करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? लेकिन अगर मुझे मच के साथ अगर लगाना है तो मच फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये थोड़ा ध्यान में रखना। वेरी के साथ अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और मच के साथ अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? चलो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चंस, देखो पहला है सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन आई, मतलब वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब आई कोई लड़की होगी, ठीक है ना, मैं अपना नाम नहीं ले रहा, कोई लड़की होगी। तो देखो यहां पर मच मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और कंपैरेटिव डिग्री के आगे मच का यूज किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखो सी इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो मतलब ब्यूटीफुल है, तो मैंने बोला था कि अगर वो वेरी आ रहा है तो द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, लेकिन अगर आपका मच आता है तो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहां पर देखो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर है? आगे देखो ही इज मच वाइज कंपेयर टू
मच वाइज कंपेयर टू हिज ब्रदर इन मैथमेटिक्स। देखो पहली बात तो वाइज आपका मच के बाद क्या आएगा, वाइजर आएगा। क्लियर है? मच आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, मच के साथ आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है, तो ही इज मच वाइजर देन, यहां पर कंपेयर टू नहीं आएगा, यहां पर कंपेयर टू की जगह पर देन आएगा पूरा। क्लियर? तो आपका आ जाएगा ही इज मच वाइजर देन हिज ब्रदर इन मैथमेटिक्स। नहीं तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ही इज वाइज, नहीं नहीं और कुछ यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही रहेगा फिर तो, ठीक है ना। ही इज द वाइजर, नहीं नहीं बस ऐसे ही रहेगा, तो ही इज मच वाइजर देन हिज ब्रदर इन मैथमेटिक्स। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो, वैसे भी देखो कंपेयर टू क्या होता है, सुपरफ्लुअस बनाएगा कंपैरेटिव डिग्री को, तो इसलिए भी कंपेयर का यूज नहीं करते। आप ये कह सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी कंपेयर वर्ड का यूज नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे यूज कर सकते हो आप। आगे, द मच मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ दिस कंपनी इज मिस्टर बीन। वाह, मिस्टर बीन आपके बहुत हैंडसम है। तो मैंने क्या बोला था, मच के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मच के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द आगे लगाना पड़ेगा, वो मच को आगे, द को यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर टू हाई अ पोजिशन दैट मैनी कैन जस्ट एस्पायर फॉर, मतलब इतना आसान भी नहीं है उस पोजीशन को एक्वायर करना जिसके लिए लोग एस्पायर करते हो। क्लियर है? तो यहां पर आप ये कह सकते हो, इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर टू हाई अ पोजिशन, ठीक है, टू हाई पोजीशन दैट, देखो टू हाई पोजीशन की जगह पर आप, हाँ सही है, टू हाई जरूरत से ज्यादा हो गया, बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आपको मैं बताऊंगा टू और टू का मतलब डिफरेंस, सो हो गया, वेरी हो गया, टू हो गया, तो उसमें टू का जो यूज किया जाता है ना, वो जरूरत से ज्यादा का यूज किया जाता है, तो मतलब जरूरत से ज्यादा पोजीशन जो है हाई है वो, ठीक है, टू एक्वायर, सही है वो। चलो, तो इट इज नॉट दैट इजी टू एक्वायर टू हाई अ पोजीशन दैट मैनी कैन एडजस्ट, सही है। चलो, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कौन सा, वेरी का और मच का। अगर सुपरलेटिव डिग्री लगानी है तो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और वेरी के साथ तो सभी को पता ही रहता है। चलो, क्लियर है? तो आपका ये हो जाता है, आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका किसका, एडजेक्टिव का। देखो भाई, अगर एडजेक्टिव समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर, मुझे पता है नहीं करोगे तुम लोग शेयर नहीं करोगे। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है तो भाई शेयर कर दो इसको, ठीक है ना। अपने उन दोस्तों को तो एटलीस्ट कर ही दो जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है ना। डोंट बी एनिमी, ठीक है ना, उनके दोस्त बने हो, दुश्मन मत बनो, ठीक है। तो इस वीडियो को उनको शेयर करो, और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, 2 मैंने क्वेश्चंस दिए आपको पूरे लेक्चर में, होमवर्क क्वेश्चंस, उनके आंसर से मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आप लगाना। आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाएं उसमें, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो अगला टॉपिक जो होगा अपना वो होगा कंजक्शन। तो देखो 4 टॉपिक अपन निपटा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, और अगला आपका होगा किसका, कंजक्शन का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन जय हिंद टू एवरीवन।